स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। चैप्टर नंबर 21, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस। आपका पहला टॉपिक रहेगा गाइस, बजट कंस्ट्रेंट। आइए ध्यान से आपको सिखाते हैं बजट कंस्ट्रेंट। आपकी रीडिंग के अनुसार अगर आप समझेंगे तो आप बड़ा शॉर्ट साइटेड रखेंगे अपना व्यू। आपको कुछ अलग तरीके से मुझे बजट कंस्ट्रेंट सिखाना होगा सो दैट आगे थर्ड सेम, फिफ्थ सेम, एमए इकोनॉमिक्स करते हुए भी आपके कंसेप्ट जो हैं वो बड़े स्ट्रांग हों। आइए सिखाते हैं आपको बजट कंस्ट्रेंट। हम ये भी बताएंगे आपकी रीडिंग किसको बजट कंस्ट्रेंट कहती है, लेकिन साथ में ये भी जानना जरूरी है कि आपकी रीडिंग्स नैरो आपको दिखा रही है प्रोस्पेक्टिव। सपोज एक व्यक्ति है, उनकी इनकम है 100 रुपीज, प्राइस ऑफ एक्स 5 रुपए, प्राइस ऑफ वाई 10 रुपए। ठीक है बेटा, सपोज हम ये मान लेते हैं ये जो गुड एक्स है ये है पेप्सी, और ये जो गुड वाई है सपोज ये है स्लाइस ऑफ पिज्जा। ठीक है, ध्यान से समझना। यू आर इन फॉर समथिंग फैंटास्टिक जो आपकी रीडिंग्स कवर नहीं कर सकेगी। आइए इसको डिटेल में सिखाते हैं। सपोज बेटा अगर आप सिर्फ गुड एक्स ले लो तो डोंट यू गाइस थिंक यू विल बी एंडिंग अप विद 20 यूनिट्स, और अगर खाली गुड बाय ले लो तो यू कैन एंड अप विद 10 यूनिट्स। यस और नो? यहां तक कोई भी डाउट बेटा? पेशियल, रीत, जो भी यहां पे भी बैठे हैं, एनी डाउट सोफा? कूल। अब मेरा बच्चा कुछ बारीक बातें हैं वो भी साथ में क्लियर करते चले। देखिए, गुड एक्स को गुड वन भी कह सकते हो, गुड वाई को गुड टू भी कह सकते हो। आई थिंक दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको डायग्राम की शक्ल दीजिए तो आप इसको ऐसे एक शक्ल दे सकते हैं बाय राइटिंग इट एज ए बी एंड यूल बी कॉलिंग इट एज अ बजट लाइन। तो मेरे बच्चों, जब आप ए बी लिखते हो तो आप इसको कहते हो बजट लाइन, और बजट लाइन को इक्वेट करते हो एज P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू M, इजंट इट? है ना? अब अगर मैं आपके इस वैल्यूज को, इन पैरामीटर्स को यहां पर डालूं तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। यस और नो? बोलिए, यहां तक क्लियर मेरा बच्चा? यहां तक क्लियर राजे? यप। लेकिन बेटा देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू इट। अगर मैं आपकी रीडिंग के अनुसार जाऊं तो वो आपकी बजट लाइन को बजट कंस्ट्रेंट कह देता है। तो बच्चा कहता है इसमें दिक्कत क्या है, बजट लाइन को बोलने ले दो बजट कंस्ट्रेंट। नहीं, ये ठीक नहीं है। आपको नैरो पर्सपेक्टिव दिखा रही है आपकी ये रीडिंग्स। कल को जब आप सेम 3 में जाएंगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई करते हुए तो वहां पर बजट सेट को बोला जाएगा बजट कंस्ट्रेंट। तो उस वक्त अगर मैं वापस बातें पलटूं, या आपका बेस तब तक खराब हो जाएगा। तो मुझे आपको सिखाना पड़ेगा बजट कंस्ट्रेंट कब बजट लाइन को बोलते हैं, कब बजट सेट को बोलते हैं। बिफोर गेटिंग इनटू दैट, आई रियली होप आपको बजट लाइन और बजट सेट का फर्क पता हो। तो आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर मैं ए बी की जगह लिखूं ए ओ बी तो वो हो जाता है बजट सेट। वो क्या हो जाता है? बजट सेट। और बजट सेट को मैं इक्वेट कैसे करता हूं? P1 x1 प्लस P2 x2 लेस देन और इक्वल टू है। ठीक मेरा बच्चा? तो आप ये मानेंगे ना दैट बजट सेट इंक्लूड्स बजट लाइन एज वेल। बताइए, यहां तक बात क्लियर? हम अभी सिर्फ ये फर्क पकड़ रहे हैं कि बजट सेट और बजट लाइन में क्या फर्क है। तो बताइए, यहां तक बात समझ आ रही है? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए, कूल। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, एक एमसीक्यू देता हूं। आपके टॉपिक का नाम है बजट कंस्ट्रेंट। ऑप्शन 1 बजट लाइन, ऑप्शन 2 बजट सेट, ऑप्शन 3 बोथ, ऑप्शन 4 नन। तो आपको ये मैं सवाल दे रहा हूं कि देखो, बजट सेट की बात करते हो, बजट कंस्ट्रेंट की बात करते हो रादर, तो तुम मुझे बताओ बजट लाइन को बोलते हैं बजट सेट, बजट सेट को बोलते हैं बजट कंस्ट्रेंट, दोनों को बोलते हैं बजट कंस्ट्रेंट, या दोनों में से किसी को नहीं बोलते? एक हिंट मैं दे देता हूं, आपकी करंट रीडिंग जो आप चैप्टर 21 कर रहे हो, आप खुद से पढ़ के भी देख सकते हो, डोंट बिलीव मी, वो बजट लाइन को बोलती है बजट कंस्ट्रेंट। मैं आपके यहां पर सवाल ले रहा हूं कि should you be calling budget constant to your budget line, to your budget set, to both or to none? बजट सेट यू आर सेइंग जी। तो यहां पे तो बच्चे कह रहे हैं बजट सेट। रीत, पेशल, विहान, बोथ। रीत, रीत इज टेलिंग अस बोथ, वेरी गुड। पेशल, पेशल जी, इफ यू आर देयर, बोथ, ओके। विहान, कम ऑन विहान। चले, विहान इज स्लीपिंग लाइक आई गेस। चले, तो मैं आपको जवाब देता हूं, आंसर इसका है दोनों।
जस्ट स्टिक विद मी, आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये दोनों को ही बजट कंस्ट्रेंट क्यों कहते हैं। उसके लिए 15 मिनट का आपको भी इंतजार करना होगा, 15 से 20 मिनट, क्योंकि मैं ना प्रॉपर लॉजिक के साथ आपको प्रूव करके दूंगा, तो फिर मजा आपका दुगना हो जाएगा। फिर अब अभी के लिए आपकी रीडिंग बजट लाइन को बजट कंस्ट्रेंट कहती है, जो ठीक है, लेकिन आंसर है बजट लाइन बजट सेट दोनों ही बजट कंस्ट्रेंट होते हैं। एंड इन ऑर्डर टू क्रैक दैट मिस्ट्री, जस्ट स्टिक विद मी फॉर नेक्स्ट 20-25 minutes and we'll be able to answer that in a very confident way. Anyways, यहां तक क्लियर सबको। अब आपको यहां पर अलग चीज सिखाई जाती है, स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो बड़े बड़े सारे तरीके हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन सीखने के, लेकिन आपकी रीडिंग अनफॉर्चुनेटली इज अगेन फेलिंग यू मिजरेबली। आपकी रीडिंग के अनुसार स्लोप ऑफ बजट लाइन इज -P1/P2। ठीक है, तो सर ये तो हमें पता ही है, स्लोप ऑफ बजट लाइन -P1/P2 होता है। तो देख बेटा, तू इंडिया के किसी भी कोने से हो, इंडिया के किसी भी कोने से हो, तेरे पास बजट लाइन का स्लोप -P1/P2 के जवाब देने के सिर्फ 4 रीजन है, और चारों ही बिल्कुल बर्बाद रीजन। सर चैलेंज मत करो हमें, चैलेंज कर दिया मेरे भाई, तेरे दिमाग में जो है मैं अभी बता देता हूं। 4 रीजन है तेरे पास स्लोप ऑफ बजट लाइन को -P1/P2 बोलने के। अच्छा सर 4 रीजन है, मेरे दिमाग में तो नहीं, आप बताओ। तो पहला बताता हूं, जो लोग दिल्ली के जोन से है, नॉर्थ नॉर्थ इंडिया के जोन से है, सर स्लोप ऑफ बजट लाइन को एमआरई कहते हैं। मैंने कहा भाई एमआरई क्या होता है, बोले मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। पहला आंसर। दूसरे आए, कह रहे सर मैं बताता हूं स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है। क्या सर, इट इज द रेट एट विच कंज्यूमर हैज टू सैक्रिफाइस वन गुड फॉर अनदर। दो आंसर। तीसरा, सर मैं बताता हूं तू बता भाई। सर इट इज द रेट एट विच मार्केट इज विलिंग टू सैक्रिफाइस वन गुड फॉर द अनदर। अब तक 3 आंसर हो गए हैं। मेरा सवाल क्या था, स्लोप ऑफ बजट लाइन -P1/P2 क्यों है, और मेरे को दुनिया भर का ज्ञान दिया जा रहा है, सर इसको एमआरई कहते हैं, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। सर ये वो रेट होते हैं जिस पर कंज्यूमर को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा एक गुड, अगर उसको दूसरा गुड चाहिए तो। सर ये वो रेट होते हैं जिस पर मार्केट आपको सेक्रीफाइस करके देती है एक गुड दूसरे गुड के लिए। कितना बढ़िया बढ़िया ज्ञान दिया जा रहा है। चौथा ज्ञान भी दे दे चल तू। चौथा ज्ञान सर मैंने इस रीडिंग में पढ़ा था सर, क्या सर, इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग वन गुड इन टर्म्स ऑफ अनदर गुड। ये 4 आंसर मेरे को मिलते हैं इंडिया के किसी भी कोने में बच्चा बैठा हो, जब मैं उससे पूछता हूं स्लोप ऑफ बजट लाइन -P1/P2 के बारे में बताइए। सो इफ आई एम रॉन्ग, तो जो लोग एटलीस्ट यहां पर अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, वो मुझे बता दीजिए आपके पास इसके अलावा कुछ है मुझे बताने के लिए। यस गाइस। ठीक है, अब अगर आप किसी अंग्रेज लेक्चरर की क्लास ले लोगे, तो वो अपने उस पर चल रहे हैं, वो आपको एक चीज बता देंगे, कहेंगे बेटे, वो अपने एक्सेंट में बोलेंगे इट इज ऑलवेज राइज ओवर रन, राइज ओवर रन, Δy/Δx। वो आपको ऐसे कराते जाएंगे। अरे भाई मेरे को कोई ये तो समझाए, ये -P1/P2 के बराबर कैसे आ गया। आप मेरे को यू क्या बोलते हैं, बीटिंग अराउंड द बुश कर रहे हो, मेरे को ये तो बताओ, ये स्लोप ऑफ बजट लाइन को मैं -P1/P2 लिखूं क्यों। बोलो जी, दे आपको जवाब। सवाल अगर दिमाग में अच्छे से पकड़ में आ गया है, क्योंकि सवाल समझ आएगा तो ही तो जवाब करेंगे हम। बोलो गाइस, करें शुरू। यस गाइस, चलिए देखिए, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं रीत का। रीत ने P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M, उसकी बजट लाइन थी, 5 रुपए की पेप्सी थी, और 4 पेप्सी ये ले रही थी हमारी बेटिया। 10 रुपए का स्लाइस ऑफ पिज्जा था, 8 स्लाइस ऑफ पिज्जा, 100 रुपए खलास। ठीक है रीत, 8 पिज्जा स्लाइस खा रही है हमारी रीत, और 4 पेप्सी पी रही है रीत जी। बोलो जी यहां तक क्लियर। बोलो जी, एग्जाम्पल अभी क्लियर। अब मैं रीत के पास गया, रीत ना बड़ी उदास बैठी हुई थी। मैंने कहा रीत क्या हो गया बेटा, तू इतनी उदास क्यों है। कहती है सर लाइफ में कुछ फन ही नहीं है, बहुत परेशानी है लाइफ में। मैंने कहा क्या परेशानी है रीत बता। कहती है ये देखो, 8 स्लाइस ऑफ पिज्जा खाती हूँ, 4 पेप्सी पीती हूँ। मैंने कहा तो मेरा गला सूख जाता है बाबूजी, मेरा गला सूख जाता है। तो मैंने कहा भाई अब क्या करना है। कहती है मेरे को इसको चेंज करना है। मैं 8 स्लाइस ऑफ पिज्जा खा के जब 4 पाइंट ऑफ पेप्सी पीती हूँ,
तो मेरा गला सूख जाता है, कम पड़ती है पेप्सी। बता रीत बेटा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में तेरे, बता रीत, करें इस प्रॉब्लम को दूर बेटा। चलो रीत की प्रॉब्लम तो फिर हमारी प्रॉब्लम। रीत को हमने कहा तू ना 2 पेप्सी और बढ़ा ले। रीत ने कहा ठीक है मैं 2 पेप्सी और बढ़ा लेती हूँ। एक पेप्सी पॉइंट कितने की है? 5 की। 2 × 5 कितने रुपए खर्च हो गए? 10। कितने रुपए खर्च हो गए? 10। अब वो 10 रुपए आएंगे कहां से? दूसरे गुड को कम करके, विच इज स्लाइस ऑफ पिज्जा, जो कि 10 रुपए का है। तो बेटा ये एक स्लाइस ऑफ पिज्जा कम कर दे अपना, तो ये बात बन जाएगी। इसको मैं क्या कह रहा हूं? P1 x1 प्लस डेल्टा x1, P2 x2 प्लस डेल्टा x2 इज इक्वल टू m। दैट्स इक्वेशन 2। बोलो यहां तक बात क्लियर? ठीक है, रट्टा नहीं लगाना ये राइज ओवर रन और ये फलाना ढमकाना। अरे इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहा हूं मैं, क्या एमएमई की क्लास ले रहा हूं भाई, मेरे को लॉजिक तो बताओ। अब सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, तो मेरे पास बचेगा P1 डेल्टा x1 प्लस P2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू m। जो बच्चे के पास मैथ्स नहीं है या मैथ्स कमजोर है, वैसे तो इकोनॉमिक्स के सारे तो मैथ्स होता ही है, लेकिन अगर तब भी समझना है तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, 5 × 2 प्लस 10 × -1 0। आई शुड बी राइटिंग इट एज 0, राइट? बोलो यहां तक बात क्लियर बच्चों? यहां तक क्लियर? अब बेटा इसको अगर तुम सॉल्व करो तो ये आ जाएगा डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x1 इज इक्वल टू -P1/P2। तो यही तो था, तो जो मुझे ज्ञान देता था, इट इज द रेट एट विच दिस गुड विल बी सेक्रीफाइस्ड फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ दिस गुड, इट इक्वल्स -P1/P2। आपकी रीडिंग सिर्फ ये कह के भाग जा रहा है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन याद रख लो -P1/P2 है। इट्स लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमिंग वन गुड इन टर्म्स ऑफ अनदर, बट ही इज नॉट एक्सप्लेनिंग हाउ यू कैन डिराइव द स्लोप ऑफ बजट लाइन विच वी हैव जस्ट डन। बोलिए जी यहां तक क्लियर? कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। आगे बढ़ू? रेस्ट ऑफ द गाइस स्पेशल रीत, प्रॉब्लम दूर हो गई रीत? चलो, अब हम आपको सिखाते हैं कि इसमें कैसे शिफ्ट्स आ सकती हैं बजट लाइन में, कैसे शिफ्ट्स आ सकती है बजट लाइन में। तो आपकी रीडिंग बहुत बेसिक उस पर चली जाती है, लेकिन क्योंकि मुझे आपको आगे एडवांस लेवल के लिए भी तैयार करना है, आपके बेसिक्स अभी ही हमको सेटल करने होंगे फॉर गुड। आइए समझाते हैं। सपोज मैं दोबारा से आपकी यही बजट लाइन लेता हूं, 20 और 10 था यहां पर माइंडेड। दिस इज योर बजट लाइन ए बी, 20 और 10, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं दैट प्राइस ऑफ गुड एक्स हैज फॉलन फ्रॉम 5 to 4, प्राइस ऑफ गुड एक्स वॉज 5, 5 से 4 हो गया, तो आपको पता है आपकी बजट लाइन ऐसे इधर चली जाएगी, 25 दिखाएगी, राइट? अब आप कहते हो तो बहुत सिंपल है ये, इसमें क्या सिखा रहे हो आप मेरे को? आपको जो मैं सिखा रहा हूं ना वो आपकी किताब नहीं सिखाएगी, वो फिर जब आप लॉन्ग रन में पढ़ाई करोगे आगे 3rd सेमेस्टर में तो आप फंस जाओगे फिर। पहली बात, आप इसको पता क्या बोलोगे? बजट लाइन पाइवोट कर गई, या आप मेरे को बोलोगे बजट लाइन रोटेट कर गई, या आप मेरे को बोलोगे बजट लाइन शिफ्ट कर गई अलोंग एक्स एक्सिस। आप मेरे को जब इसको कुछ नाम देना हो इस चीज को, तो आप क्या नाम दोगे? बजट लाइन पाइवोट कर गई, बजट लाइन रोटेट कर गई, या शिफ्ट कर गई अलोंग एक्स एक्सिस। तीनों सही है, लेकिन हम इसको तीनों में से कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हमारी बजट लाइन हैज बिकम फ्लैटर। क्या बोलेंगे? बजट लाइन हैज बिकम फ्लैटर। गाइस आपको लैंग्वेज की अगर टेक्निकलिटी पढ़नी आ गई तो फिर आपके लिए सारी किताबें सरल हो जाएंगी। प्रॉब्लम ये होती है हम टेक्निकलिटी, जो उसके टेक्निकल जार्गन्स होते हैं उनको समझते नहीं, और फिर किताब हमारे सर के ऊपर से चली जाती है। तो इसको आप अगर कहते हो बजट लाइन पाइवोट हो गई, रोटेट हो गई, शिफ्ट अलोंग एक्सिस हो गई, ऑल आर करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसको बोलेंगे बजट लाइन बिकमिंग फ्लैटर। अब यहां पर 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला, सर फ्लैटर का मतलब क्या है, और जब ये तीनों चीजें सही हैं तो मैं फ्लैटर क्यों बोलूं? जायज क्वेश्चन है।
तो अगर मेरे को आपको बेवकूफ बनाना हो तो मैं पता है क्या बोलूंगा कि बजट लाइन फ्लैटर क्यों बोलो। पहला रीजन दूंगा कि बेटा मैं कह रहा हूं इसलिए बजट बजट लाइन फ्लैटर बोलो। आपका जवाब, सर हम अपने पेरेंट्स के नहीं सुन सकते, आप कौन हो, कहां से आए हो आप। मैं कहा बात तो सही है। दूसरा मैं आपको क्या जवाब दे सकता हूं, जो 12वीं में आपको स्कूल टीचर देते हैं, सीबीएसई से चिट्ठी आई है, ये लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप सीधा कहोगे दिखाओ चिट्ठी यूनिवर्सिटी की, तो मेरे पास तो ऐसी कोई चिट्ठी है नहीं। तीसरा जवाब, बेटा फ्लैटर क्यों लिखे बेटा किताब में लिखा है। तो आपका जवाब, सर कौन सी किताब, मैंने बोला ये वाली किताब। आपने किताब ही फाड़ दी कि चलो अब बताओ। मेरे को जब ये तीनों चीजें सही है तो आप फ्लैटर क्यों बोल रहे हो, मैं नहीं बोलता फ्लैटर। अपनी बात पे अड़ गए हो आप कि मैं नहीं बोलूंगा, आप जो मर्जी करो, इमोशनल करो मेरे को, ब्लैकमेल करो, मैं नहीं बोलूंगा। आप अगर ये कह देते ये तीनों चीजें गलत है तो मैं कह देता। जब ये तीनों चीजें सही है, जबरदस्ती आप क्यों मेरे दिमाग की दही कर रहे हो, मैं नहीं बोल रहा फ्लैटर। तो मैं आपसे बुलवाऊंगा अभी फ्लैटर, लेकिन उससे पहले फ्लैटर का मतलब क्या है वो जान लेते हैं। उसका मतलब है जब एक्स एक्सिस बड़ा हो और वाई एक्सिस सेम हो, मतलब वाई एक्सिस के कंपेरेटिवली एक्स एक्सिस बढ़ जाए। एक एग्जांपल और देता हूं। अगर मैं आपसे कहता ये बजट लाइन है ए बी, अगेन 10 और 20, और प्राइस ऑफ एक्स 10 से बढ़कर 20 हो गया है, ठीक है, प्राइस ऑफ वाई सॉरी, तो ये ऐसे बन जाता, राइट। इसको भी बेटा तू यही बोलता बजट लाइन हैज बिकम फ्लैटर। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के कंपैरिजन में बड़ा है, ठीक है। तो एक बात तो हमें समझ आ गई कि फ्लैटर क्या है। अब वो वाली गुत्थी अभी भी उलझी हुई है कि सर मैं नहीं बोल रहा फ्लैटर। अच्छा चल अभी बाद में बात करते हैं, तेरे से बुलवाऊंगा फ्लैटर। स्टीपर कब होता, जब वाई एक्सिस बड़ा और एक्स एक्सिस कंपैरेटिवली छोटा। तो पहले बताओ यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई भी समस्या, पेशल को, रीत को, विहान को, पक्का। रीत कोई सवाल है तो पूछ बेटा। चलो अब देखो, मैजिक दिखाते हैं आपको। उससे पहले सपोज अगेन ये आपकी बजट लाइन है ए बी, 10 और 20। सपोज इनकम बढ़कर 200 हो गई, पहले 100 थी, तो डोंट यू थिंक आपकी बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट कर जाएगी, 40 और 20। यस और नो, बोलो। इसको तो, इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो आप सिंपली वही बोलोगे, पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट। और इसमें स्लोप सेम रहेगा, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल होती है तो स्लोप सेम रहता है, और वैसे भी स्लोप क्या है, -P1/P2, तो ना तो P1 में चेंज आया ना P2 में चेंज आया बेटे। बोलो यहां तक बात क्लियर, यहां तक क्लियर। आइए अब मैं आपको मजबूर कर देता हूं फ्लैटर स्टीपर वर्ड्स जानने के लिए, यूज करने के लिए। मैं एक क्वेश्चन लूंगा, इकोनॉमिक्स सेम 3 बैक क्वेश्चन है, वो उनके पेपर में भी कई बार आया है, और अब तो खैर उन्होंने बीए प्रोग्राम में भी वही सेम इको डाल दिया, भगवान पता नहीं क्या करवाना चाह रहे हैं ये। खैर एनीवेज मैं आपको वो सवाल करवाता हूं, उसके थ्रू मैं अपने पॉइंट को रख पाऊंगा बेहतर तरीके से। अगर मैं तुमसे बोलूं प्राइस ऑफ एक्स डबल हो गया और प्राइस ऑफ वाई ट्रिपल हो गया, तो बजट लाइन पर क्या असर आएगा। अब आप लोगों सारे स्कूलों के टॉपर अपने अपने, आप कहोगे सर ये क्या क्वेश्चन है। मैंने कहा बेटा प्राइस ऑफ एक्स डबल हो गया, प्राइस ऑफ वाई ट्रिपल हो गया, बजट लाइन पे क्या असर आएगा। आपको आ गया गुस्सा, आपने कहा ये क्या लेवल का क्वेश्चन है, ये देखो ये रहा आंसर। मैंने कहा क्या, आपने कहा ये बजट लाइन है, इक्वेशन, गुड एक्स का प्राइस डबल हुआ है, ये लो 2x1, गुड टू का प्राइस ट्रिपल हुआ है, ये लो 3x2 इज इक्वल टू एम। बोलो सही है ये बात, क्या यही करते हैं आप, प्राइस ऑफ एक्स डबल प्राइस ऑफ वाई ट्रिपल, तो बजट लाइन पे क्या असर आएगा, ये असर आएगा। बोलो ये बात क्लियर। वो एक ही बात हो गई ना, हम वन मान रहे हैं उसको दोनों को, तो वो डबल हो गया और वो ट्रिपल हो गया। बोलो यहां तक बात क्लियर, बोलो गाइस। अब मैंने तुमसे कहा है ये तो कोई भी बना देगा, डायग्राम बना के दिखा डायग्राम। आपने कहा क्या मजाक समझ रखा है क्या मेरे को, मैं डायग्राम भी बना दूंगा। ये लो 10 20, ये ट्रिपल हुआ था 3.3, और ये क्या कहते हैं वो हुआ आपका 5, डबल हो गया था ना, तो 10 हो गया ये, ठीक है। या थोड़ा सा ऐसा बना दें इसको, 3.3 है तो समवेयर हियर, ये 10 और ये ऐसा 3.3। बोलो यही बनाते डायग्राम, बोलो कुछ ऐसे ही बनाते।
ध्यान से बताओ, देखो, बोलो बच्चों। अब फंस गए बेटे आप, अब आप फंस गए। अब मैं आपसे बोलूंगा, इसको बोलोगे क्या? पैरेलल शिफ्ट तो है नहीं, पैरेलल तो है नहीं है, और पाइवोट भी नहीं है, वो तो एक एक्सिस पे घूमता है। तो अब यहां पर एक ही जवाब है आपके पास, दैट योर बजट लाइन हैज बिकम फ्लैटर। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू टू यूज फ्लैटर स्टीपर, व्हाई इट इज एडवाइजेबल, कि आपको किसी भी सिचुएशन से पुल आउट कर देगा। चाहे एक गुट के प्राइस में चेंज आए, चाहे दोनों गुट के प्राइस में चेंज आए, यू हैव द टर्म टू बैक एवरी सिचुएशन, और फिर आप आराम से बाहर आ जाएंगे सेइंग दैट बजट लाइन हैज एक्चुअली बिकम फ्लैटर। बोले जी, क्लियर है ये? क्लियर? एनी क्वेश्चन? स्पेशल एनी क्वेश्चन? क्लियर? जिसको फोटो खींचने खींच लीजिए, फिर मैं अगला टॉपिक करा रहा हूं, उसके बाद फिर उस क्वेश्चन पर आएंगे कि दोनों को बजट कंस्टेंट कैसे कहते हैं। जिनको भी फोटो खींचनी है खींच लें फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो गाइस, अगला टॉपिक हमारा इस चैप्टर पे रहता है प्रेफरेंस। देखो बेटा, तीन टाइप की प्रेफरेंस होती है, ध्यान से देखिएगा। स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, वीक प्रेफरेंस, एंड बीइंग इनडिफरेंट। आपके सिलेबस में बीइंग इंडिफरेंट है, तो हम बीइंग इंडिफरेंट ही आपको एक्सप्लेन करेंगे। और स्ट्रिक्ट और वीक के लिए आपको सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होगा। आइए फिलहाल हम जो आपके सिलेबस की बात है उस पर देखते हैं। आपने एक कर्व के बारे में बहुत सुना है, दैट्स कॉल्ड इनडिफरेंस कर्व। आइए इसी के थ्रू इसको समझाते हैं। सो इनडिफरेंस कर्व बेसिकली क्या है? Indifference curve is a curve which shows those combinations of two goods or bundles of two goods towards which a consumer is indifferent. What does it mean? Well, मेरा बच्चा, इसका मतलब है चाहे आप कंज्यूमर को बंडल ए दे दो, कॉम्बिनेशन ए दे दो, या फॉर एग्जाम्पल बी दे दो, ही इज गोना रिमेन indifferent among A and B. So when we say he's gonna remain indifferent among A and B, इसका मतलब है उसको उसको कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको कोई खास प्रेफरेंस नहीं है। आप उसे ए दे दो या बी दे दो, दोनों ही उसके लिए एक जैसे है। ही इज इक्वली हैप्पी विद आइदर ए और बी। बोलिए, ये तो सुना ही होगा सबने, इंडिफरेंस कर्व के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक तो हम सभी को आइडिया है ही। ठीक है, आइए अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। एंड यू शुड बी इन लव विद द प्रॉपर्टीज, क्योंकि आज आप प्रॉपर्टीज सीखोगे। आपने अभी तक अनफॉर्चुनेटली रटी है प्रॉपर्टीज। आइए, पहली प्रॉपर्टी आपके इनडिफरेंस कर्व की, जो कहता है एन आई सी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। एन आई सी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। मेरे बच्चों, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है? वेल, अगर लॉजिकली देखा जाए तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं, लेकिन प्रोमिनेंटली आप छोटे बच्चे हो अभी, तो मैं जो आपके दिमाग चल रहा है वैसी तीन शेप्स लेकर आता हूं आपके लिए। पहला, आपने मेरे साथ डिमांड कर्व किया था बेटे, चैप्टर 4 डिमांड। तो डिमांड कर्व ऐसा बनता था, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व भी था। आपने फिर शुरू के थ्योरी चैप्टर में एक पीपीसी टॉपिक किया था बेटे, पीपीसी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अभी आप पढ़ रहे हो इंडिफरेंस कर्व, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो बच्चा कहता है फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या हुआ? देख बच्चे, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल में इनवर्स रिलेशनशिप। माने अगर एक गुट बढ़ाएगा तू, चाहे एक्स या वाई, तो तेरे को दूसरा गुट कम करना पड़ेगा। पर सर ये तो शेप्स अलग अलग है। वो डिपेंड करता है इनकी रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन पर। यहां पर रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कांस्टेंट है, यहां पर इंक्रीजिंग है, और यहां पर डिमिनिशिंग है, जिसके बारे में अभी हम सेकंड प्रॉपर्टी में बात करेंगे।
तो अगर कोई मेरे को बोले आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग सुनते ही माई माइंड सेज ओ इट कैन बी ईदर, it can be a constant ratio wala downward sloping, it can be an increasing ratio wala downward sloping, it can be a decreasing ratio wala downward slope. बोलो जी, यहां तक बात क्लियर? पहले यहां तक बात क्लियर गाइस? चलो अब ध्यान लगाना, मैं सेकंड प्रॉपर्टी के थ्रू सिखा रहा हूं इसको, लेकिन अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये डिमिनिशिंग वाला है, यानी ऐसा है, ठीक है? तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है। अब बच्चा कहता है मैं नहीं मानता आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग। मैंने कहा मतलब? कहता है आईसी की और शेप भी तो हो सकती है। मैंने कहा जैसे? कहता है मेरी मर्जी, मैं आईसी अपवर्ड स्लोपिंग बना लूं, मेरी मर्जी मैं आईसी वर्टिकल बना लूं, मेरी मर्जी मैं आईसी हॉरिजॉन्टल बना लूं। मैंने कहा तेरी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? कहता है क्या मतलब? मैंने कहा ऐसे कैसे तू बना लेगा? कह रहा मेरी मर्जी, आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता, मैं नहीं मान रहा, कन्विंस करो मेरे को। तो आइए आपको कन्विंस करते हैं कि आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, और अगले 5 मिनट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू, बिकॉज अब जो मैं आपको सिखाऊंगा इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल्स हेयर। मैं चाहता मैं कुछ भी ना बताता आपको, ये सीधा वो आपको जो आपकी रीडिंग लिख रही है बेसिक करके भगा देता। ऐसे नहीं होता सर, आपको टॉप करना है, कॉलेज क्या यूनिवर्सिटी को, और टॉप करना है तो आपकी चीजें बेसिक क्लियरिटी के साथ जानी चाहिए। आइए समझाते हैं। सो बच्चा मेरे को कहता है सर आपने कहा आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा सर मैं तो नहीं मानता, मेरे हिसाब से इट कैन टेक एनी शेप। तो आइए उस पर बात करते हैं। आप मुझे बताइए सोच के, अगर मैं आपको कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी में से चूज करने को बोलूं, तो आप ए चूज करोगे, बी चूज करोगे, या दोनों सेम है आपके लिए? दोनों सेम है, तो मैं आपके लिए लिख देता हूं ए इज इक्वल टू बी। अपवर्ड स्लोपिंग शेप, कॉम्बिनेशन ए दे रहा हूं x1 y1, कॉम्बिनेशन बी दे रहा हूं x2 y2। बताइए चॉइस दी जा रही है ए और बी में से, आप ए लेना पसंद करेंगे सभी बच्चे, या बी लेना पसंद करेंगे सभी बच्चे, या आपके लिए अगेन दोनों सेम होंगे? बी। पेशल ने बोला आई लाइक बी ओवर ए, ठीक है, जो कि बिल्कुल जायज बात है, बिल्कुल जायज बात है, नो नो प्रॉब्लम विद दैट। चलिए अब आते इस वाले पर, ए बी। तो बताइए ए लेना पसंद करेंगे या बी, या दोनों सेम है? सेम है बिल्कुल, बी। बी इज प्रेफर्ड ओवर ए, और इसमें भी आई थिंक आप लोग पसंद करेंगे टू गो फॉर बी। ठीक है, पहले बताओ यहां तक दिमाग चल रहा है तीनों डायग्राम में, या मैं एक बार सवाल ले लेता हूं विहान का। एक मिनट विहान बेटा। हाँ जी, तो हमें बोल रहे हैं, रीत ने भी बोला, सॉरी पेशल ने भी बोला बी, और सेम है तीनों में। सेम क्या विहान, मतलब सेम यू आर टेलिंग मी बी ओवर ए, या ए और बी तीनों सेम है आपके लिए? ये बताइए, फिर हम निराकरण करते हैं आपके प्रॉब्लम का। बी ओवर ए, हाँ दैट्स राइट, बी ओवर ए एब्सोल्युटली। तो आइए अब बात करते हैं, और किसी को भी कुछ भी पढ़ाने मत दिया कीजिए। अब मैं आपको कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट को जकड़ लेना, आप कहना ना 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 ना, रुक जाओ कुछ मेरे को बात करनी है। आइए समझते हैं वो क्या है। मैं पहले आपको स्टेटमेंट से बेवकूफ बनाने की कोशिश करूंगा, तो आइए बेवकूफ बनाते हैं आपको। Indifference curve is a curve which shows all those combinations of two goods where every combination is going to give you same level of satisfaction। तो आप बताइए सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यहां तो नहीं मिल रही, दोनों कॉम्बिनेशन से यहां तो नहीं मिल रही, यहां तो नहीं मिल रही, सिर्फ किस पर मिल रही है? इस पर। तो बेटा आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। बच्चा कहता है पांव का है आपके, मैं पांव छू लूं सर? क्या बढ़िया पढ़ाया सर आपने, बात तो सही तो कह रहे हैं सर, कि यहाँ पे दोनों सेम कॉम्बिनेशन कहां दे रहे हैं सेम सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन कहां दे रहे हैं सेम सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन कहां दे रहे हैं सेम सेटिस्फैक्शन? वो तो यहां पर दे रहे हैं सेम सेटिस्फैक्शन। सर मजा ही आ गया सर, और गुरु हो तो आपके जैसा हो सर, क्या पढ़ाया है सर। आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, समझ आ गया सर? बोलो जी, यहां तक बताओ समझ आ गया? बोलो गाइस, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब बेटा मैं आपकी जगह होता ना, मैं कहता एक मिनट रुको ना सर। हाँ बेटा क्या हुआ? सर एक बात बताओ, आप इनको आईसी कैसे बोल रहे हो फिर, जब ये सेम नहीं दे रहे सेटिस्फैक्शन? आप इन्हें प्रूव करो ना, बी ओवर ए, बी ओवर ए, बी ओवर ए। मैंने कहा हाँ, तो आपने इंडिफरेंस कर कैसे लिख दिया इसको? मैंने कहा मतलब
अरे बाबूजी आप ही ने तो कहा था इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व व्हिच शोज ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव इक्वल सैटिस्फैक्शन। अरे भाई इक्वल देख आ रहे हैं ये। मैंने कहा तो अरे तो इंडिफरेंस कर्व कैसे लिख दिया आपने इसको? हाँ जी, सवाल समझ आया? सवाल समझ आया? चले आपकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक्चुअली में इंडिफरेंस कर्व है, लेकिन दोनों गुड्स नॉर्मल नहीं है इसमें। बच्चा कहता है मतलब सपोज इसमें एक गुड बैड है और एक गुड गुड है। बच्चा कहता है कुछ एग्जांपल दे दो ना यार, क्या ऐसे कैसे समझ आएगा, बताता हूं। एक ट्रैफिक पुलिस वाला 6 घंटे काम करता है और उसको हम ऐसे आपको समझाने के लिए कह रहे हैं 10,000 रुपये मिलते हैं। 10,000 रुपये इनकम एक गुड हो गई और जो उसके 6 घंटे हैं वो दूसरा गुड हो गया। मैं उसके पास गया, मैंने कहा बधाई हो बधाई हो। कहता क्या? मैंने कहा इनकम 10,000 से 12,000 हो गई तुम्हारी। कहता अभी लड्डू मंगवा रहा हूँ। कौन से लड्डू खाओगे आप, बेसन वाले या मोतीचूर के? मैंने कहा रुक जाओ एक इन्फॉर्मेशन और है। कहता है क्या? मैंने कहा वो सपोज मैं प्रपोर्शन सेम कर देता हूँ आपके लिए। 5 घंटे काम कर रहा था 10,000 की जॉब पे। अब मैं उसके पास गया, मैंने बोला 12,000 हो गई जॉब, 12,000 हो गई पैसे। बड़ा खुश। मैंने कहा एक न्यूज और है, अब घंटे 6 है। तो अब आप बताइए वो खुश हो कि उसको 10,000 से 12,000 इनकम हो गई है, या उदास हो कि अब 5 घंटे के बजाय 6 घंटे धुआं भागना पड़ेगा, या वो इंडिफरेंट हो जाए, नम हो जाए कि भाई जिंदगी मोह माया कुछ नहीं रखा यार, इंडिफरेंट हो जाए। एक गुड गुड वाला बढ़ गया, दैट इज रोकड़ा पैसा, और एक बैड वाला बढ़ गया धुआं। तो वो खुश क्या होएगा आदमी? एक गुड गुड एक गुड बैड। नहीं समझ आया? एक और एग्जांपल देता हूं। चलो पेशल से लेते हैं एग्जांपल। हमारी पेशल को ना उनकी मम्मा रात को गर्मा गर्म दूध देती है पीने के लिए। रोज एक गिलास दूध पी बेटा, मेरी बेटी स्ट्रांग बनेगी, बोन स्ट्रांग बनेगी, टीथ स्ट्रांग बनेंगे पेशल के। अब एक इसकी मम्मी की बड़ी अच्छी आदत है उनके हिसाब से, लेकिन पेशल के हिसाब से बड़ी गंदी आदत है। पूरा भर भर के मलाई डाल देती है उसमें। मलाई समझते हो, दूध में, गर्म दूध में मलाई डाल देती है। और हमारी पेशल को मलाई पसंद नहीं है। तो जब दूध तो इसको बहुत पसंद है लेकिन मलाई पसंद नहीं है, तो ये क्या करती है, पहले तो जब दूध आता है तो पहले मलाई की चादर निकालती है, साइड में लगाती है, फिर पीती है। तो उसको बड़ा ओखा काम लगता है वो कि यार ये मलाइयाँ ऐसे इतनी अजीब सी लगती हैं। मतलब पेशल को, हमें नहीं, पेशल इसको बाहर कर देती है। ठीक है, तो आप बताओ पेशल को दूध पसंद है कि मलाई, और क्या ना पसंद है? अब इसकी मम्मा ने कहा इम्तिहान आ रहे हैं, मेरी बिटिया का दिमाग तेज चलना चाहिए, बेटा आज से 2 गिलास पिया करेगी तो दूध। अब आप बताओ ये खुश हो, उदास हो, या इंडिफरेंट? इनडिफरेंट, क्योंकि दूध तो डबल हो गया, शी इज हैप्पी, बट साथ में क्या डबल हो गई? मलाइया विच शी हेट्स। तो एक गुड गुड एक गुड बैड, अगर दोनों बढ़ रहे हैं, आईसी विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये मत बोलो कि ये इंडिफरेंस कर्व नहीं है, ये बोलो कि दोनों गुड्स नॉर्मल अगर हो तो ये इंडिफरेंस कर्व नहीं है। बोलो जी, ये बात क्लियर? अभी इनकी भी बात करते हैं, डोंट यू वरी। क्लियर? रीत बेटा जी क्लियर? विहान जी? चलो आगे। या अब बच्चा कहता है यार ये कैसा आईसी है, हम तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बनाते थे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बनाते थे, ये आईसी ऐसा कब से बनने लग गया, ये क्या दिखा रहे हो आप हमको? आइए समझाते हैं। सपोज ये वेजिटेरियन फूड है, ये नॉन वेज है। ठीक है, एक पार्टी में हमारा शिवेश गया, और शिवेश वहां पे 5 आइटम वेज के थे, 5 नॉन वेज के। और शिवेश वेजिटेरियन है, इसको वेज आइटम ही खाने हैं। तभी इसका दोस्त आया, कहता है भाई बटर चिकन भी आ गया, भाई बटर चिकन भी आ गया। नॉन वेज आइटम कितनी हो गई है? 6। तो अब आप बताइए शिवेश खुश होए, उदास होए, या इंडिफरेंट रहे? इंडिफरेंट रहे। भाई इसको क्या मतलब, 6 हो जाए 7 हो जाए, भाई ये तो वेजिटेरियन है। अनलेस एंड अनटिल ही इज अ सैडिस्टिक, कि दूसरों की खुशी में दुख होता है इसको, तब तो बात अलग है। लेकिन अगर ये भाई सैडिस्टिक नहीं है तो ये तो देखेगा भी नहीं उस तरफ। ऐसे सिनारी को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं न्यूट्रल गुड्स। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रल गुड्स। और न्यूट्रल गुड्स के केस में नहीं आपका आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता। इट कैन बी वर्टिकल, इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, डिपेंडिंग अपॉन, जैसे यहाँ पे ये नॉन वेज है तो ये न्यूट्रल गुड हो गया, यहाँ पे नॉन वेज होता है, यहाँ वेज होता तो ऐसा बन जाता है। इनफैक्ट जब आप बड़ी क्लास में जाओगे आपको यू शेप आईसी भी सिखाएंगे बेटा, यू शेप आईसी। कैन यू बिलीव दैट? वैसा भी बनाते हैं।
तो देर कैन बी सो मेनी शेप्स ऑफ आईसीज, लेकिन हियर वी आर डीलिंग विद नॉर्मल केस सिनेरियो वेयर वी आर कंसीडरिंग बोथ गुड्स टू बी नॉर्मल. इन दैट केस आर आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. अब अगेन बच्चे के दिमाग में सवाल आता है, सर आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग तो समझ आ गया, लेकिन आपने ना एक शक पैदा कर दिया हमारे दिमाग में. मैंने कहा वो क्या? सर डाउनवर्ड स्लोपिंग तो ये शेप भी हो सकती है जब कांस्टेंट रेशो हो सेक्रीफाइस का, ये शेप भी हो सकती है जब इंक्रीजिंग रेशो हो सेक्रीफाइस का, और ये शेप भी हो सकती है जब डिमिनिशिंग रेट हो सेक्रीफाइस का. मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, तो सर आपने ये डिमिनिशिंग रेट वाला ही क्यों बनाया? तो आइए ये चीज अब हम सीखते हैं थ्रू आर सेकेंड प्रॉपर्टी विच सेज एन आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. एन आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. तो अब ये सीखते हैं मेरा बेटा. इसके लिए पहले मैं कुछ एक एग्जांपल बनाता हूं आपके लिए, फिर सिखाता हूं. सपोज वी हैव गुड वाई, वी हैव गुड एक्स, 1 20, ध्यान से देखेंगे, 10 कर देता हूं. 10 2 6 3 3 4 1 ABCD. अभी समझाता हूं ये मैंने क्या करा है, आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा और आपके कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे. दैट आई कैन अश्योर यू. सपोज गुड वाई इज योर बिस्किट्स, कुकीज, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, एंड दिस इज अ कप ऑफ टी. ठीक है. तो अब मैं आगे सिखाता हूं. मेरे को ना ये सारा मिटाना पड़ेगा, जगह चाहिए होगी, तो फटाफट से फोटो खींच लो. चलो. सो बेटा मैंने आपके लिए एक डेटा बना दिया है. इस डेटा के बेसिस पर मैं आपको प्रूव करूंगा आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है ही. व्हाई इट इज नॉट दिस शेप दैट इज कांस्टेंट रेशियो वाला, या व्हाई इट इज नॉट दिस शेप दैट इज इंक्रीजिंग रेशियो वाला, व्हाई इट इज डिमिनिशिंग. तो आइए प्रूव करते हैं. फोटो आई होप सबने खींच लिए. तो आइए अब आपको सिखाते हैं. ध्यान देंगे बेटा. सारा खेल एग्जाम्पल को पकड़ने पर है, वो एग्जाम्पल अच्छे से समझना है आप सबको. सपोज एक व्यक्ति के पास एक प्याला चाय है और 10 कुकीज हैं. मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई चाय पिएगा? कहता है हाँ चाय पी लेंगे. मैंने कहा बदले में कुकीज दे दे. उसने मेरे को 4 कुकीज दे दिए. उसने मेरे को 4 कुकीज दे दिए. ठीक है, एक चाय के लिए. अब आप बताइए उसके पास कितनी चाय है? 2. और कुकीज कितने हैं? 6. मैं फिर गया, मैंने कहा चाय पिएगा? कहता पी लेंगे. मैंने कहा कुकीज देनी पड़ेंगी. अब की दफा दिया 3 कुकीज. तो अब की दफा दिए 3 कुकीज उसने. अब उसके पास कितनी चाय है? 3. और कुकीज कितने हैं? 3. मैं फिर उसके पास गया, मैंने कहा चाय पिएगा? कहता है पी लेंगे. अब की दफा दिए 2 कुकीज. सो सबसे पहला, द रेट एट विच दिस गाय इज सेक्रीफाइसिंग कुकीज फॉर ईच एडिशनल कप ऑफ टी इज टर्म्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. ठीक है. द रेट एट विच दिस गाय इज सेक्रीफाइसिंग cookies for tea, each additional cup of tea is called MRS. So that's MRS. यहां तक बात क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, शुरू में MRS कितनी है? 4. फिर कितनी है? 3. फिर कितनी है? 2. तो इसको बोलेंगे बेटा डिमिनिशिंग MRS. मैं एक बारी दोबारा समझा देता हूं, डोंट यू वरी. मैं इस व्यक्ति के पास गया, मैंने बोला तेरे पास एक प्याला चाय है, 10 कुकीज है? कहता है हाँ. मैंने कहा और चाय पिएगा? कहता है हाँ पी लेंगे. मैंने कहा ये पकड़ एक प्याला चाय. कहता है बदले में आपको क्या चाहिए? मैंने कहा कुकीज दे दे. उसने 4 कुकीज दे दी. जैसे ही इसने ये किया, अब इसके पास 2 प्याला चाय है और 4 कुकीज, 6 कुकीज है. मैं इसके पास गया, मैंने कहा चाय पिएगा? और कहता पी लेंगे. मैंने कहा कुकीज. तो अब एक्स्ट्रा प्याला चाय के लिए 3 कुकीज दिए. अब इसके पास 3 चाय और 3 कुकीज है. मैं फिर गया इसके पास, मैंने कहा चाय पिएगा? कहता है पी लेंगे. मैंने कहा कुकीज. अब की दफा दिए 2. तो आइए पहले आपके जो यंग माइंड है, पहले मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूं. आपका दिमाग ये कहता है कि इसने पहले के लिए 4 कुकीज सेक्रीफाइस करे फॉर 1 एडिशनल कप ऑफ टी, दूसरे के लिए 3 सेक्रीफाइस करे और तीसरे के लिए 2 सेक्रीफाइस करे. क्यों? तो आपका माइंड ये कहेगा सर लॉ ऑफ डीएमयू लग गया इसको. जैसे जैसे चाय आती गई एक्स्ट्रा, इसको एक्स्ट्रा चाय से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती चली गई, इसलिए उसने सेक्रीफाइस कम कर दिया. बताइए क्या आपके दिमाग में यही चीज है कि बंदा क्यों फिर कुकीज का सेक्रीफाइस कम कर रहा है?
चाय तो एक एक ही बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे वो चाय एक्स्ट्रा पीता जा रहा है, उसकी चाय से, एक्स्ट्रा कप ऑफ चाय से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती चली जा रही है। एंड दैट्स वाई वो उसके लिए जो उसकी कीमत लगा रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है कुकीज का, वो भी कम कर रहा है। बोलो ये बात सही? ठीक है, ये बात सही। रीत आवाज आ रही बेटा? ये वाला लॉजिक क्लियर हुआ रीत? अब मेरी बात समझना रीत पेशल दोनों बेटा। आप जब छोटे थे तो आपको आपके रिस्पेक्टेड स्कूल टीचर ने एक टॉपिक कराया था, डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी वाला होता था, ऑर्डिनल अप्रोच आईसी वाला होता था, है ना मेरा बेटा? अगर ये दोनों अप्रोचेस डिफरेंट है, देन व्हाई ऑन अर्थ विल यू बी यूजिंग लॉ ऑफ डीएमयू हियर? लॉ ऑफ डीएमयू तो यूटिलिटी अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच है, ये तो आप ऑर्डिनल अप्रोच कर रहे हो। सेम थ्री माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप जाओगे तो कार्डिनल के बारे में तो कुछ है ही नहीं। जो एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब जब आप पढ़ोगे, कार्डिनल तो एक्सप्लेन ही नहीं है, सिर्फ ऑर्डिनल एक्सप्लेन है आपके सिलेबस में। तो बच्चा कहता है फिर अगर हम लॉ ऑफ डीएमयू ना लगाएं तो फिर हम कैसे ये प्रूव करेंगे कि पहले हमने चार सेक्रीफाइस करा, फिर तीन सेक्रीफाइस करा, फिर दो सेक्रीफाइस किया? तो उसका सिंपल सा रीजन है, विदाउट लॉ ऑफ डीएमयू यू कैन एक्सप्लेन दिस थिंग। हाउ? लेट मी टेल यू हाउ। जब आपके पास कोई चीज ज्यादा होती है तो आप उसकी वैल्यू कम करते हैं, जब भी वही चीज कम हो जाती है तो आप उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। सर थोड़ा एग्जाम्पल से समझाओ ना। अगर अभी आपके महीने, आपके पेपर में एक महीना है, तो मैंने रीत को बोला, रीत चल बेटा मूवी दिखा के लाता हूँ तेरे को, 4 घंटे लगेंगे, 3 घंटे की मूवी है बेटे, आधा घंटा आना आधा घंटा जाना। तो रीत कहेगी हाँ हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब जस्ट इमेजिन कल पेपर है और मैं रीत को आज बोल रहा हूँ बेटा चल तेरे को मूवी दिखा के लाता हूँ, 4 घंटे की मूवी है। कहेगी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, मेरा पेपर है। मैंने कहा भाई 4 घंटे ही तो मांगे थे तेरे से एक महीने पहले, तब तो तूने कुछ दिक्कत नहीं करी, अब तू कह रही है मेरा पेपर है। तो बेटा जब कोई चीज हमारे पास ज्यादा होती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, वही चीज जब कम हो जाती है तो हम वैल्यू बढ़ा देते हैं। यहाँ पर दिस गाय हैड 10 कुकीज, सो व्हेन ही वाज इन अबंडेंस, क्या बहुत कुकीज है मेरे पास, तो वो वैल्यू नहीं कर रहे थे, बादशाह बने हुए थे तो सेक्रीफाइस ज्यादा कर रहे थे। लेकिन वही चीज जब सिर्फ एक कुकी, 3 कुकीज रह गई, तो फिर आप देखिए उसकी वैल्यू बढ़ गई और उसने उसका सेक्रीफाइस कम किया। सो कान आप ऐसे पकड़ लें या घुमा के पकड़ लें, लॉ ऑफ डीएमयू से सीख लें या ऐसे सीख लें, बात सारी ये है बेटा कि आपका जो रेट ऑफ सेक्रीफाइस है वो डिमिनिशिंग है। इसलिए मेरे बच्चों, आईसी इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, क्योंकि देखो सेक्रीफाइस कम होता जा रहा है। बच्चा कहता है इससे कैसे पता चला सेक्रीफाइस कम होता जा रहा है, ये तो आपने कुछ भी बना दिया। ऐसा नहीं होता मेरा बेटा। आप ये लो, 1 2 3 4 10 6 3 1, यही तो प्लॉट किया मेरा बच्चा। सो अब हमें ये बात का अच्छे से नॉलेज हो गया है। आई होप दैट आईसी इज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड इट इज नॉट ओनली डाउनवर्ड स्लोपिंग बट ऑल्सो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन एज वेल। बोलो जी यहां तक क्लियर गाइस? यहां तक क्लियर मेरे बच्चों? कम ऑन, थैंक यू। आइए थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हायर द आईसी, हायर द आईसी मोर द सेटिस्फैक्शन, हायर द आईसी मोर द सेटिस्फैक्शन। तो कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं ये एक IC1 है, इस पर कॉम्बिनेशन A है विद X1 Y1, IC2 इट हैज B और D और C। अब आप देख लो मेरा बच्चा, डोंट यू पीपल थिंक ए के कंपैरेटिवली आप चाहे बी ले लो, चाहे सी ले लो, चाहे डी ले लो, यू गोना गेट मोर ऑफ आइदर वन गुड और बोथ ऑफ द गुड्स। इन दैट सेंस राजे, हायर द आईसी मस्ट इंप्लाई हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बोले जी यहां तक क्लियर गाइस? हायर द आईसी हायर द सेटिस्फैक्शन, पक्का? चले फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है टू आईसीज cannot intersect each other. The property says two ICs cannot intersect each other. आइए प्रूव करते हैं। ये आईसी बनाया, IC1 पॉइंट है ए और ई, सो IC1 पर ए और ई सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। अब मैं ग्रीन आईसी बना लेता हूं। एक आईसी मैंने यहां से बना दिया, IC2, ये है, इस पर बी और ई सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। अब बेटा इफ ए इज इक्वल टू ई,
and B is equal to E, then as per transitivity, A must equal B. If A is equal to E and B is equal to E, then as per transitivity, A must equal B. That's not possible because A is lying on IC1, B is lying on IC2. Each indifference curve should represent a different level of satisfaction. So that's why the property emerges. Two ICs cannot intersect each other because if they do, then at one point they both will be giving same level of satisfaction, which is not possible. बच्चा कहता है कोई और तरीका है समझाने का? बहुत ही आसान तरीका है. ये ए ये बी, बताइए क्या ये सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं? नो, बट एज पर ट्रांसिटिविटी आप कह रहे हो दोनों सेम है. तो ये कंफ्यूजन आ जाएगी अगर आप आईसीस को इंटरसेक्ट करवा देंगे. सो हमारे पास चार प्रॉपर्टीज आ गई. पहली प्रॉपर्टी, आईसीस डाउनवर्ड स्लोपिंग, आईसीस कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, हायर द आईसी हायर द सेटिस्फैक्शन, टू आईसीस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. बोलिए जी, चारों प्रॉपर्टीज क्लियर? चारों प्रॉपर्टीज क्लियर? ठीक है. अब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है शायद रीत के दिमाग में एक चीज आ रही है. रीत बताऊं बेटा क्या आ रहा है तेरे दिमाग में? बताऊं रीत? बोल बेटे, माइंड रीड कर दूं रीत का? बता दूं? ठीक है. रीत के दिमाग में आ रहा है, हमने तो पांचवी प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, आईसीस के नॉट टच एनी एक्सेस. बता रीत बेटा. बोलो रीत जी. हमने तो अपने स्कूल में पढ़ा था कि भाई आईसीस की पांच प्रॉपर्टीज होती हैं. नहीं आया मतलब क्या? एक बारी मैं क्वेश्चन देखूं बेटा? नहीं, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? बताओ रीत. दिमाग में नहीं आया ये थॉट, कोई बात नहीं, अब आया है. याद ही नहीं है, क्या बात है यार. चलो फिर तो ठीक है. लिटिल नॉलेज इज ब्लिस, ये बढ़िया चीज है. और किसी के दिमाग में? पेशल के, विहान के, शिवेश के, कि स्कूल में हमारे रिस्पेक्टेड टीचर ने कराई थी पांच प्रॉपर्टी, और ये कहते हुए वो कराई थी कि देखो और कोई नहीं कराता, हम ही कराते. और प्रॉपर्टी थी आईसी कैन नॉट टच एनी एक्सेस. मैं जानबूझ के स्ट्रेस दे रहा हूं इस पर क्योंकि अगला टॉपिक में रिलेट करूंगा उस पर. हाँ जी बताइए, किसी को कराया था? पेशल, विहान, या ये चार प्रॉपर्टीज ही करी थी? रीत तो कह रही है मुझे याद ही नहीं आ रहा, बात ही खत्म. पेशल बताइए, विहान बताइए. इट वॉज टॉट इन स्कूल बट आई फॉरगॉट. ओके. विहान को चार ही कराई, तो पेशल को टॉट इन स्कूल किया है भाई. तो आइए समझा देते हैं. ये चार प्रॉपर्टीज क्लियर है? जिसको फोटो खींच लीजिए. चार ही रहेंगी, पांचवी नहीं होगी. आईसी कैन नॉट टच एनी एक्सेस और आईसी कैन टच एनी एक्सेस. मैं भी आपको प्रूव करके दिखाता हूं अगले क्वेश्चन में, अगले टॉपिक में. चलिए, अगला बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपको काफी मजा आएगा इसको करने में. आई रियली आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक, ये करने में बहुत मजा आने वाला है आपको. तो अब जो आप आईसीस बनाएंगे मेरे बच्चों, वो आप आईसीस बनाएंगे, ध्यान लगाएंगे बेटे, वो आप आईसीस बनाएंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के बीच में. ठीक है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट बहुत ही एडवांस लेवल के टॉपिक होते हैं. ये आपको लग रहा होगा बहुत ही छोटे टॉपिक है. आप जब सेम थ्री में आएंगे तो इसके यूटिलिटी फंक्शंस, हजारों वेराइटीज क्रिएट होती है इसकी. लेकिन अभी हम बिल्कुल विल बी स्टिकिंग टू द बेसिक थिंग. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मेरे बच्चों, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज आपके लिए रेड पेन और ब्लू पेन, दे आर सेम. आई एम नॉट सेइंग कि वैसे ये सेम है, बट फॉर अ कंज्यूमर लाइक यू, यू आर कंसीडरिंग देम एज कांस्टेंट. अब मुझे बताओ, अगर आपके पास ये 10 है, या चलो मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए, पेप्सी और कोक. ठीक है जी, पेप्सी और कोक. तो सपोज ये कॉम्बिनेशन है 10 पेप्सी 0 कोक. क्योंकि पेप्सी कोक तो सब्स्टिट्यूट मान ही लोगे ना. अब आप बिल्कुल ही पीछे मत पड़ जाना, वो मीठी ज्यादा है और वो कम है. ठीक है, मान लेते हैं पेप्सी कोक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है. ठीक है, और ये एग्जांपल हमारा विहान के ऊपर जाता है. तो हमारे विहान को ना एक आदत है. विहान भाई गाली मत दियो यार, एग्जांपल अब आ गया मेरे दिमाग में तो अब मैं उसको रख नहीं पाऊंगा अंदर. ठीक है, तो विहान हमारा जो है ना, इसको एक आदत है, ये ना 10 पेप्सी पीता है रोज की, और फिर उसको डकार आती है. जब तक डकार ना आए ना, ये ही फील्स अनकंफर्टेबल कि जिंदगी में कुछ कमी है.
ठीक है भाई, बताओ बच्चों कितनी पेप्सी पी रहे हैं विहान जी? 10। एक दिन ये दुकान पे गए, वहां पर 9 पेप्सी थी खाली। कितनी पेप्सी थी? भाई साहब के होश फाख्ता हो गए, चेहरे का रंग उड़ गया। मैं गैस के पास, मैंने कहा क्या हुआ? मैं डकार कैसे लूंगा? मैंने कहा मतलब? कह रहा मैं 10 पेप्सी पीता हूँ, डकार तभी आती है, बिना डकार तो जिंदगी में कुछ हलचल मच जाती है मेरे। मैं डकार चाहिए मुझे। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कह रहा 9 पेप्सी आपको समझ नहीं आ रहा, मेरे को डकार चाहिए। मैंने कहा एक काम कर, तू 9 पेप्सी के साथ एक कोक पी ले। 9 पेप्सी के साथ एक कोक पी ले। कहता इससे काम बन जाएगा। हाँ भाई पी के देख ली। तो बता भाई, आई डकार नहीं आई तेरे को? 9 पेप्सी के बाद एक कोक पी तो हाँ भाई डकार आई कि नहीं आई? हाँ, अगर दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो आ गई भाई, डकार आ गई भाई। तो एक कोक के लिए एक पेप्सी छोड़ी। ठीक है। अब अगली बारी दुकान पे गया, 8 पेप्सी थी। मैंने कहा आएगा मेरे पास रोता हुआ, मैं इसकी हेल्प करूंगा। आया ही नहीं। 8 पेप्सी के साथ 2 कोक पी, मारी डकार, चल दिया। एक दिन ऐसा भी आया, पेप्सी 0 थी, पर डकार नहीं छूटनी चाहिए। 10 कोक पी, घटाघट डकार मारी बाहर। अब आप बताइए, डोंट यू थिंक यहां पर एमआरएस, कांस्टेंट एमआरएस है? पहले डिमिनिशिंग एमआरएस था, याद करो, ये वाला कौन सा एमआरएस है? कांस्टेंट। इस केस में जब आईसी बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेंगे, नॉट ओनली स्ट्रेट लाइन, सुन लो ध्यान से, ज्वाइन भी करेंगे। सर ज्वाइन कैसे करा दिया आपने आईसी? सर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आईसी कैन नॉट टच एनी एक्सेस। आपकी प्रॉपर्टी आपकी जेब में, हम प्रूफ करके दिखाते हैं ना यार। ये पेप्सी है, ये कोक है। 10 पेप्सी 0 कोक, 0 पेप्सी 10 कोक, सेम डकार तो दे रहे हैं। और अगर बीच में कोई पॉइंट ले ले तू, सपोज सी, 5 कोक 5 पेप्सी, अबे तब भी तो सेम डकार ही आएगी। आईसी की प्रॉपर्टी जो कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, वो तब है जब नॉर्मल गुड्स हो दोनों। ये केस ही अलग हो गया बाबू, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अच्छा क्वेश्चन है। और इसकी जो प्रेफरेंस डायरेक्शन होती है वो होती है अप एंड राइट। मतलब ग्रीन वाला आईसी विल गिव मोर सेटिस्फेक्शन देन द ब्लैक आईसी। बोलो जी, ये बात क्लियर? बोलो जो लोग घर पे बैठे हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का आईसी समझ आया? पेशल को आ गया है, और सभी को आ गया, ठीक है। अब आते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में हम एग्जांपल ले रहे हैं, राइट लेग शू, लेफ्ट लेग शू, राइट लेग शू, लेफ्ट लेग शू, राइट लेग शू, लेफ्ट लेग शू। ठीक है भाई, दोनों साथ में ही पहनोगे ना? अब सपोज आपको मैं एक कॉम्बिनेशन देता हूं जिसमें 5 राइट लेग शू है, 5 लेफ्ट लेग शू, एक में 6 राइट लेग शू है, एक में 5 लेफ्ट लेग शू, एक में 5 राइट लेग शू है, 6 लेफ्ट लेग शू। कॉम्बिनेशन को समझ लें पहले। अब अगर आप इसका इंडिफरेंस कर्व बनाएं तो देखिए बेटा, क्या कहानी होने वाली है बच्चे। सपोज लेफ्ट लेग शू, राइट लेग शू, दैट्स 5 5 6 6, ए बी सी। ये बताओ मेरे हिसाब से, मतलब आपको सही लगे तो ठीक है, नहीं तो हम रोक लेते हैं चीज को। मेरे हिसाब से चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, दे ऑल, दीज ऑल पॉइंट्स मस्ट गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। डू यू अग्री? चाहे मैं ए लूं, चाहे बी लूं, चाहे सी लूं, आई एज अ कंज्यूमर मस्ट बी गेटिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ऑल दीज 3 पॉइंट्स। यस और नो? कम ऑन गाइस, टेल मी यस और नो। बिकॉज अल्टीमेटली मुझे 5 5 ही यूज करनी है, एक्स्ट्रा छठा एक मेरे को मिल भी जाए एक पैर का, मैं क्या करूं? अब मुझे वो सब यूज मत बता देना, गाड़ी के पीछे बांध दो बुरी नजर से बचने के लिए। ओ भाई, जूते का यूज वो नहीं होता, जूते का यूज पहनना है, उसके हिसाब से बताइए। है? बाय चांस एक फट गया तो काम आ जाएगा? अरे वाह, ये भाई साहब कह रहे हैं कि बाय चांस एक फट गया तो काम आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यही भाई साहब के ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं। ये भाई साहब एक बार इस बस में जा रहे थे, तो दो दो टिकट लेके जा रहे थे। मैंने कहा यार, 2 टिकट लेके क्यों जा रहे हो? कहते एक खो गई तो। मैंने कहा भाई साहब दोनों खो गई तो? कह रहा है ये पास कब काम आएगा, मैंने पास भी बनवा रखा है। कुछ समझ आया? अंधों में दूरबीन बेच रहा हूं भाई मैं। उसको समझ आ गया, बाकी किसी को समझ नहीं आया। चलो जी बढ़िया, नाश्ते में लगे हुए लगता है आप लोग सब। एनीवे, ऐसा ना कर भाई। तो इसका आईसी कैसा बनेगा वो देख लीजिए। इसका आईसी बनेगा एल शेप, वेयर
The consumption is gonna take place at the vertex 5 5. बच्चा कहता है आईसी तो है ही नहीं, आईसी की प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो ही नहीं रही। अच्छा, आईसी की डेफिनेशन क्या होती है? सर, इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व व्हिच शोज ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। तो मेरे दोस्त, ये ए, ये बी, ये सी कॉम्बिनेशंस सेम ही तो सेटिस्फैक्शन दे रही है तेरे को। बोलो, बात समझ आती है? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में आईसीज विल बी एल शेप्ड where the consumption will take place at the vertex। और यहां पर प्रेफरेंस डायरेक्शन क्या रहेगी? अपवर्ड, अगेन राइट एंड अप। क्लियर? बोलो गाइस, क्लियर? क्लियर? चलिए, जिसको इसकी फोटो खींचनी खींच लीजिए। वी आर नाउ गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। कम ऑन गाइस, कम ऑन। चलिए, आई होप फोटो खींच ली सबने। नेक्स्ट टॉपिक। अब आप सभी के दिमाग में वो चल रहा है, बजट कंस्ट्रेंट तो बताया ही नहीं सर ने। अब बस बताएंगे इस टॉपिक के बाद। आइए समझते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ऑप्टिमल पॉइंट। ऑप्टिमल पॉइंट, ध्यान देंगे। ये है तुम्हारी बजट लाइन ए बी। ध्यान देंगे बच्चा। ये है IC1, ये है IC2, और ये है IC3। जब तुम लोग सेम 3 में जाओगे तो न्यूमेरिकल से सीखेंगे हम, ये मैथमेटिक्स के साथ सीखेंगे, पर अभी के लिए थ्योरी। तो बताओ, C D E F G कौन सा पॉइंट बिल्कुल बेकार है आपके लिए? यू विल नॉट इवन बी लुकिंग एट दैट पॉइंट। जी पॉइंट, हटाओ इसको। कौन सा पॉइंट है जो अच्छा तो बहुत है लेकिन बियॉन्ड हमारी रीच है? एफ। अब रह गए सी, ई और डी। इनमें कॉमन बताइए पहले क्या है, अदर देन बीइंग इंग्लिश अल्फाबेट्स। सी डी ई में कॉमन क्या है? बजट लाइन पर है तीनों। इनमें से आप पिक कौन सा करने वाले हो? ई। दैट्स योर ऑप्टिमल पॉइंट। यहां पर आईसी इज टैंजेंट टू बजट लाइन, और स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। Slope of IC is MRS. Slope of budget line is MRE. Slope of MRS is equal to minus P1 upon P2. That's your optimal point, guys. बोलो यहां तक बात क्लियर? बोलो बेटा, यहां तक बात क्लियर? कूल एवरीबॉडी? जी। तो आइए अब आपको मैं बताता हूं बजट कंस्ट्रेंट क्यों दोनों को मैं कह रहा था। देखो, अगर आप सिर्फ अफोर्डेबिलिटी देख रहे हो कंज्यूमर की, कि उसका मतलब क्या अफोर्ड कर सकता है वो, कौन कौन से बंडल, सिर्फ ये देख रहे हो, तो उस केस में बजट सेट को बोलते हैं बजट कंस्ट्रेंट। लेकिन अगर आप उसकी अफोर्डेबिलिटी अलोंग विद प्रेफरेंस यानी आईसीस के साथ देख रहे हो, तो फिर बजट लाइन को बोलते हैं बजट कंस्ट्रेंट, क्योंकि उसमें आपको पता है इस एरिया में तो वो जाएगा ही नहीं। ही विल बी ऑन द बजट लाइन। सो दोनों आंसर करेक्ट होते हैं। अगर हम सिर्फ बजट, उसकी अफोर्डेबिलिटी देख रहे हैं, देन इट इज द बजट सेट विच शुड बी कंसीडर्ड एज बजट कंस्ट्रेंट। अगर हम उसकी अफोर्डेबिलिटी अलोंग विद प्रेफरेंसेस देख रहे हैं, प्रेफरेंसेस आईसी से आप शो करते हो, देन बजट लाइन शुड बी कंसीडर्ड एज योर बजट कंस्ट्रेंट। बोलो जी, अब आंसर समझ आया ये? कम ऑन गाइस, बात समझ आई? और शुड आई रिपीट दिस? पक्का? फोटो खींच लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। कम ऑन गाइस। खींच ली फोटो, आगे बढ़ू? फोटो खींच ली बेटा? चलिए, अब हमारा जो अगला टॉपिक है, आइए आपको सिखाते हैं। वो है इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन इनकम। इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन इनकम ऑन ऑप्टिमल पॉइंट्स। ध्यान देंगे बच्चे। 3 पैनल्स आपके लिए बना रहा हूं। ये आपकी बजट लाइन, दैट्स ऑप्टिमल पॉइंट। ये आपकी बजट लाइन, दैट्स अगेन योर ऑप्टिमल पॉइंट। अगेन योर बजट लाइन
एंड यू हैव योर ऑप्टिमल पॉइंट। यहां तक क्लियर सबको? सेम ही है। अब तीनों में इनकम बढ़ा दी मैंने, बजट लाइन पहला शिफ्ट कर गई। बोल जी, यहां तक क्लियर? ठीक है। अब देखो पहले केस में यहां पर आ रहा हूं मैं, ठीक है, x3 x4 बोल देता हूं। तो डोंट यू थिंक हेयर बोथ गुड्स आर नॉर्मल? बताओ कैसे? बोथ गुड्स आर नॉर्मल, बताइए कैसे? इनकम बढ़ी, दोनों गुड की डिमांड बढ़ गई। इसमें आप इधर आ गए सपोज, डोंट यू थिंक x इज नॉर्मल एंड y इज बैड, इंफीरियर? क्योंकि इनकम बढ़ने पर x की डिमांड तो बढ़ गई, y की डिमांड कम हो गई। और आपने थ्योरी ऑफ डिमांड में मेरे साथ पढ़ा था, इनकम बढ़ने पर डिमांड कम हो तो गुड इंफीरियर है। इसमें आप यहां पर आ गए x3 x4, तो यहां पर y जो है वो नॉर्मल गुड है, x जो है वो इंफीरियर है। बोले ये बात क्लियर? तो आपके पास तीन केसेस आ गए यहां पर कि दोनों गुड्स नॉर्मल हो सकते हैं, एक गुड नॉर्मल और इंफीरियर हो सकता है डिपेंडिंग कि एक्स है या वाई। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, अगर पेपर में भी आ जाए तो यू शुड बी एबल टू पुल इट ऑफ लाइक अ बॉस। वो टॉपिक क्या है या क्वेश्चन क्या है? कैन बोथ गुड्स बी इंफीरियर? तो हमने अभी इन तीन केसेस में क्या प्रूव करा? आइदर दोनों गुड्स इंफीरियर नहीं है, दोनों नॉर्मल है, या एक गुड नॉर्मल है एक इंफीरियर है। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन बोथ गुड्स बी इंफीरियर साइमल्टेनियसली? विल माय आंसर इज नो। बच्चा कहता है ये क्या बात है, दोनों गुड्स नॉर्मल हो सकते हैं, एक नॉर्मल एक इंफीरियर हो सकता है, तो दोनों इंफीरियर क्यों नहीं हो सकते? वेल आप देखिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। देखिए ये आपका बजट लाइन है, ये आपका ऑप्टिमैलिटी था, x1 x2, ठीक है। आप गुड को इंफीरियर किससे प्रूव करते? सर इनकम बढ़ने पे डिमांड कम कर देता मैं। इनकम बढ़ेगी तो पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अब आपकी बजट लाइन ये सीडी हो गई, हाँ सर हो गई। और आपको डिमांड पहले से कम करनी है, सपोज यहां पर आना है, दोनों की डिमांड कम दिखानी है, तभी तो आप दोनों गुड को इंफीरियर गुड प्रूव कर सकते थे। कैसे करोगे? बजट लाइन उधर है, आपने कंजम्पशन यहां दिखाना है, पॉसिबल ही नहीं है। सो बोथ गुड्स कैन नॉट बी इंफीरियर साइमल्टेनियसली। ध्यान से देखिए, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कोई भी डाउट है फिर पूछिए प्लीज। कम ऑन गाइस, कम ऑन। यहां तक क्लियर? पक्का? अब इसका एक पार्ट रह गया हमारे साथ, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट आपको सिखाने हैं, और वो जो इसके केसेस हैं वो आपको सिखाने हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीकेंड पर तो क्लास होगी होगी संडे को, उससे पहले एक क्लास और रख रहा हूँ। आई विल बी कीपिंग द क्लास ऑन वेडनेसडे। टाइमिंग मैं ग्रुप में डाल दूंगा, और वो प्लीज अटेंड कर लेना, क्योंकि मैं फिर इसका काम ही खत्म कर दूंगा, ये टॉपिक ही उड़ा दूंगा मैं आपका। टाइमली फिनिश कर लीजिए, बिकॉज एकदम फिर पेपर आएगा ना, प्रेशर ना आ जाए आपके ऊपर। ठीक है? तो वेडनेसडे वी आर कीपिंग अ क्लास। अगेन बोथ ऑप्शंस शेल बी अवेलेबल। आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, आप ऑफलाइन भी ले सकते हो, टोटली योर कॉल। लेकिन क्लास मिस मत करना, क्योंकि चैप्टर 21 पेपर में जो आएगा 110%, वो अगली वीडियो में जो सिखाऊंगा मैं आपको, अगली क्लास में जो आपको सिखाऊंगा उसी में से आएगा पेपर में। और मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, वो आप घर पे खुद से बैठ के नहीं कर सकते, उसमें बहुत टेक्निकलिटी है, मेरी हेल्प लगेगी उसके अंदर। तो वेडनेसडे का टाइम ग्रुप में डालता हूँ बेटा। आई होप यहां तक की क्लास समझ आ गई सबको। बोलो यहां तक क्लियर है बेटा? ऑल गुड? चले, मिलते हैं वेडनेसडे।